हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम सार्वजनिक वित्त अर्थात पब्लिक फाइनेंस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर्स करने वाले हैं, जो कि बीए, एमए, बीकॉम और एमकॉम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर बार जो कि सार्वजनिक वित्त है या पब्लिक फाइनेंस है, हर बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त में मुख्य अंतर बताइए। तो सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त में मुख्य अंतर क्या होता है? निम्नलिखित है। पहला है जो निजी वित्त क्या होता है, अपना जो व्यय और अपनी आय के अनुसार निश्चित करता है कि मतलब मुझे मेरी कितनी आय है और उसके हिसाब से क्या करता है, वो अपना खर्च करता है, जो निजी वित्त है। ठीक है। जबकि सरकार क्या करती है, सबसे पहले क्या करती है, आय का जबकि सरकार व्यय के निर्धारण के बाद आय का क्या करती है, स्रोत निश्चित करती है। पहले ये बोलती है कि हमें खर्च कहाँ कहाँ करना है, उसके बाद क्या करती है, वो आय का स्रोत ढूंढते कि हमें पैसा कहाँ कहाँ से मिलेगा। वही दूसरा आपका क्या है अंतर, निजी वित्त में व्यक्ति अपने आय को गुप्त रखते हैं। क्या कहते हैं, जो जितने भी प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट होते हैं, वो क्या करते हैं, या हम सब भी क्या करते हैं, हम अपने आय को सबको नहीं बताते हैं। जबकि सार्वजनिक वित्त में क्या होता है, सरकार अपने जो जितने भी पैसे खर्च करती है उसका क्या करती है, वो प्रकाशन करती है। थर्ड जो आपका डिफरेंस है पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस में और क्या कहते हैं पब्लिक फाइनेंस में, तो आपका है निजी व्यक्ति के आय के सीमित स्रोत होते हैं। क्या होते हैं, निजी व्यक्ति के जो आय होते हैं, उनके जो आय क्या होता है कि जो स्रोत होते हैं वो सीमित होते हैं। जबकि सरकार का क्या होता है कि पास बहुत सारे साधन होते हैं जिससे वो क्या कर सकती है, आय प्राप्त कर सकती है। आपका जो फोर्थ है वो अंतर है आपका, निजी व्यक्ति के वित्तीय सौदे व्यवसायिक लाभ पर आधारित होते हैं। जो एक निजी व्यक्ति है वो क्या करता है, उस क्या क्या चाहता है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, है ना। तो वो जितने भी काम करता है वो अपने फ़ायदे या लाभ के लिए करता है। जबकि सरकार क्या करती है, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वह काम करती है जिससे समाज को क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भलाई होती है। जो पांचवा अंतर है आपका, निजी वित्त के अंतर्गत व्यक्ति अपनी आय में से कुछ बचाने की नीति को अपनाता है। क्या करता है, हम सब क्या करते हैं, निजी व्यक्ति या कोई निजी व्यक्ति भी है, क्या करता है, अपने आय में से कुछ परसेंट क्या करता है, वो बचाता है। जबकि सरकार क्या करती है, हमेशा हमेशा ज़्यादातर तो विकासशील विकासशील या अविकसित देशों में क्या होता है, घाटे का ही क्या होता है, बजट बनाया जाता है जिससे सामाजिक कल्याण का कर से ज़्यादा कर सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक वस्तुओं को समझाइए। सार्वजनिक वस्तुएं या सेवाएं होती हैं जिनका उपयोग क्या कर सकते हैं, समाज का हर व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। और बिना इसकी उपलब्धता को कम किए हुए, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पार्क है, ठीक है, सरकारी अस्पताल है, ठीक है, इसका आप उपयोग कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दूसरे की उपलब्धता को कम कर दोगे, सभी जाके दिखा सकते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। क्या करते हैं, जितनी भी आप ज़्यादातर जो सार्वजनिक वस्तुएं होंगी, ठीक है, वो क्या करते हैं, सरकार द्वारा ही प्रदान की जाती है और करों के माध्यम से ही वित्त पोषित की जाती है। मतलब क्या आता है, जो हम कर चुकाते हैं, ठीक है, चाहे प्रत्यक्ष कर चुकाएं चाहे अप्रत्यक्ष कर चुका है, उसके माध्यम से ही इसका क्या किया जाता है, इसका रख रखाव किया जाता है। ठीक है। सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण आपके शहर की सड़कें, पार्क या सरकारी स्कूल हो सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वस्तुएं तथा निजी वस्तुओं में मुख्य अंतर बताइए। तो जो आपका सार्वजनिक वस्तुएं तथा निजी वस्तुओं में मुख्य अंतर है वो निम्नलिखित है। पहला देख लेते हैं, सार्वजनिक वस्तुएं निजी वस्तुओं के क्या होती है, विपरीत होती है, जिसका उपयोग केवल वही व्यक्ति या लोग करते हैं जो उसका भुगतान करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ठीक है, तो क्या करेगा, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर का भुगतान करता है वही क्या करता है, उस डॉक्टर की सेवाओं को ले सकता है। ठीक है। और जो भुगतान नहीं करेगा उसको वो सेवाएं नहीं मिलेगी। जबकि सार्वजनिक वस्तुएं क्या है, सार्वजनिक वस्तुओं का जो उपयोग है क्या कर सकते हैं, सभी लोग करते हैं।
बिना दूसरे की उसकी उपलब्धता को सीमित किए हुए। नेक्स्ट आपका सेकंड है, सार्वजनिक वस्तुएं आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, जबकि निजी वस्तुएं व्यक्तिगत आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। ठीक है, जो सार्वजनिक वस्तुएं क्या है, सामाजिक होती हैं। ठीक है, वो समाज को संतुष्ट करती हैं, जबकि आपका जो निजी वस्तुएं क्या होती हैं, वो सिर्फ निजी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, संतुष्ट करती हैं। उसके बाद थर्ड अंतर है, सार्वजनिक वस्तुएं उपभोग में गैर प्रतिद्वंद्वित होती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग कोई भी कर सकता है उस बिना रोक टोक के, जबकि निजी वस्तुएं क्या होती है, प्रतिबंधित होती है। जो इसको क्या करेगा, इसकी जो फीस होगी भरेगा वही क्या कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, फोर्थ आपका है, सार्वजनिक वस्तुएं स्वतंत्र बाजार कीमत तंत्र द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, ये क्या कहते हैं, सार्वजनिक वस्तुएं क्या करती है, कोई भी इसका कीमत नहीं निर्धारण कर सकता है। सार्वजनिक वस्तुओं का निर्धारण कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, जबकि निजी वस्तुओं का जो निर्धारण क्या करता है, निजी व्यक्ति कर सकता है। जैसे कि मैंने एक दुकान खोला या किसी वस्तु का सेवा देने वाला दुकान खोला, तो मैं बोलूँगा कि भाई मुझे ये सेवा मैं आपको 100 रुपये में बेच रहा हूँ, जबकि गवर्नमेंट की यही सेवा आपको गवर्नमेंट में जाओगे, ठीक है, सार्वजनिक में जाओगे तो आपको बहुत कम दाम में मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अप्रत्यक्ष करों के गुण बताइए। ठीक है, तो क्या होती है, अप्रत्यक्ष कर क्या होती है, सुविधाजनक होती है। ठीक है, इसमें आप सब पर भार नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी जो होती है बहुत कम आपको कर देना पड़ता है। ठीक है, न्यायशीलता संभव होती है, कर वंचन में कठिनाई होती है, हानिकारक वस्तुओं के प्रयोग पर रोक होती है। हानिकारक जैसे कि आपका मदिरा पान हो गया, ठीक है, तम्बाकू वगैरह हो गया, इस पर क्या हो सकता है, सरकार अधिक कर लगा के इस पर क्या कर सकती है, उन लोगों को रोक सकती है जो ज़्यादा सेवन करते हैं। समाज के सभी वर्गों पर कर होता है। ये क्या होता है, जो अप्रत्यक्ष कर होता है समाज के सभी वर्गों पर होता है, क्योंकि हम सामान्य जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उन वस्तुओं पर क्या करता है, हमेशा ही अप्रत्यक्ष कर लगा रहता है। उसके बाद विशाल देशों में विशिष्ट महत्व होता है। कर का क्या होता है, विकासशील देशों में बहुत महत्व होता है। इसी के कर द्वारा ही क्या होता है, बहुत सारे सामाजिक कल्याण के कार्य किए जाते हैं। अब देख लेते हैं मेरिट वस्तुएं क्या है। सामूहिक आवश्यकताओं की ऐसी वस्तुओं को सामाजिक कल्याण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या होते हैं, जो सामूहिक आवश्यकताएं, बहुत सारी सामूहिक आवश्यकताएं होती है, महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है समाज में, जो कि आर्थिक विकास को क्या करती है, बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त करने में सहायक होती है। मेरिट वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, मेरिट वस्तुएं, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अस्पताल हो गया। ठीक है, यही क्या है, आपकी जो समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, मेरिट वस्तुएं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण प्रबंधन क्या है। ऋण प्रबंधन का मतलब है अपने ऋणों को उस दर पर चुकाना जो आप वहन कर सकते हो। मतलब आप उतना ही ऋण लोगे जितना आप क्या कर सकते हो, आप चुका सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कर भार का विवेकीकरण या प्रसरण सिद्धांत क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका। इस सिद्धांत के अनुसार कर वितरण उस समय तक होता रहता है। मतलब जो प्रसरण सिद्धांत क्या बताता है, प्रसरण सिद्धांत वो बताता है कि कर तब तक लिए फैलता जाएगा जब तक लिए पूरे क्या होगा, समाज तक ना फैल जाए, जब तक वह सारे समाज में ना फैल जाए। अंत जब सरकार किसी विशिष्ट वस्तु पर क्या करती है, कर लगाती है, तो वो कर क्या होता है, उस समय तक परिवर्तित होता है और पुनः परिवर्तित होते पूरे समाज पर क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका महसूल क्या है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महसूल क्या है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका उपयोग करने में क्या होता है, समाज को हानि होती है। जैसे कि आपका मदिरापान या अफीम के उपयोग से व्यक्ति का स्वास्थ्य गिर जाता है और उसकी कार्यकुशलता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे राष्ट्रीय आय पर क्या होता है, बुरा या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दोष से समाज को बचाने के लिए सरकार हानिकारक वस्तु पर महसूल लगाकर उनके उपयोग पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, फीस क्या है। हम सभी जानते हैं फीस क्या है, जब किसी व्यक्ति से सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले किसी विशेष लाभ के बदले पूरी या आंशिक लागत ले ली जाती है, तो इस प्रकार के अनिवार्य भुगतान को क्या कहते हैं, हम फीस
कहते हैं। आप सरकार से क्या करते हैं, कुछ विशेष लाभ लेते हैं, उसके बदले आप क्या करते हैं, कुछ फीस जो देते हैं, पैसा देते हैं, उसी को हम क्या कह सकते हैं, अनिवार्य भुगतान जो करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फीस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील कर क्या है। प्रगतिशील कर वह है जिसमें आय में वृद्धि के साथ करों में भी क्या हो जाती है, दरों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आपका क्या होगा, आय बढ़ेगा उसी प्रकार क्या हो जाएगा, कर भी आपका क्या होता है, बढ़ता जाता है। प्रतिगामी कर क्या है, प्रतिगामी कर वह है जिसमें आय में वृद्धि के साथ करों की दरों में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे जैसे आपका इसमें क्या, प्रतिगामी में क्या होता है, जैसे जैसे आपका आय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका कर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुपातिक कर क्या है। अनुपातिक कर वह है जिसमें कर एक निश्चित अनुपात में ही लगाया जाता है, अर्थात कर एक ही दर में होता है। इसमें क्या होता है, आपका आय बढ़े चाहे घटे, जो आपका एक कर आपका क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, उसी हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, कर लिया जाएगा। अब आप इन तीनों में से आपको बताना है कि भारत में कौन सी कर प्रणाली है। ठीक है, प्रगतिशील है, प्रतिगामी है या अनुपातित कर है, इसमें आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या है। तो हम सबको पता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार के कर हैं जो सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो क्या सीधे व्यक्ति या व्यवसाय पर लगाए जाते हैं, और ये कर आमतौर पर आय, लाभ या संपत्ति पर आधारित होते हैं। ठीक है, आपका जितना आप क्या कर, आपकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, लाभ होगा या संपत्ति होगा, उसी के हिसाब से आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, कर लगाएगी। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है आयकर, सबसे पहले जो आपको डायरेक्ट लगता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति प्रॉपर्टी टैक्स, विरासत स्टेटस टैक्स। उसके बाद देख लेते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो उत्पादों या सेवाओं पर लगाए जाते हैं और जो अंततः उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, आपका डायरेक्ट ना लग के इनडायरेक्ट लगता है। ठीक है, और इसके जो उदाहरण क्या है, आपका मूल्य वर्धित कर, वैट, उत्पाद शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया, आयात शुल्क हो गया आदि। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बजट का महत्व बताइए। तो बजट का महत्व क्या है, सबसे पहले ये क्या होती है, सरकार कहाँ आय और व्यय कर रही है उसका क्या करती है, उद्देश्य की पूर्ति करती है। मतलब हिसाब देयता का क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, कि गवर्नमेंट कहाँ पर क्या कर रही है, अपने पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, और कहाँ से आय प्राप्त कर रही है, प्रशासनीय कुशलता का साधन होता है। गवर्नमेंट ने क्या क्या सामाजिक कल्याण किया है वो भी आपको क्या करता है, वो दिखाता है। आर्थिक नियोजन में सहायक होता है, हमें कहाँ ऐसे काम करने हैं जहाँ पर क्या कर सके, हमें ज़्यादा लाभ मिल सके। नेक्स्ट है आपका राजकोषीय नीति का उपकरण होता है। ठीक है, जो बजट क्या होता है, ये दिखाता है राजकोषीय नीति का उपकरण होता है, सामाजिक कल्याण का आधार होता है। ठीक है, कि समाज का क्या कहता है, बजट के माध्यम से ही क्या किया जाता है, आपको क्या किया जाता है, सामाजिक कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। अब आता है आपका करापात तथा कराघात क्या है। कर के अंतिम भुगतान को हम क्या कहते हैं, करापात कहते हैं। जो कर का क्या करता है, अंतिम भुगतान करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, करापात कहते हैं। अर्थात इससे अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिससे यह ज्ञात होता है कि कर का अंतिम मौद्रिक भार किस व्यक्ति द्वारा उठाया जाता है। तो जो भी कर का अंतिम भुगतान करता है उसी को हम क्या कहते हैं, करापात कहते हैं। जबकि कराघात क्या करता है, कर के प्रारंभिक या प्रथम भार के प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, कराघात कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के दो महत्वपूर्ण कारण बताइए। ठीक है, तो सार्वजनिक वृद्धि के दो महत्वपूर्ण कारण क्या कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है आपका, इसमें आप लिख सकते हो आपका सीमाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि सीमाओं की सुरक्षा की जाए, उसके लिए भी क्या होता है, लगातार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। दूसरा क्या है, आंतरिक सुरक्षा के लिए भी। ठीक है, युद्ध की रोक माथा के लिए भी क्या किया जाता है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय और जीवन स्तर में वृद्धि के लिए भी क्या हुई है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। उसके बाद आपका राज्य का कल्याणकारी स्वरूप। पहले क्या होता था, पहले सार्वजनिक व्यय इतना नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे राज्य बन गए, देश बन गए, और जैसे जैसे विकासशील से विकसित राष्ट्र होते गए, वैसे वैसे सार्वजनिक व्यय भी लगातार क्या होते गया, लगातार बढ़ता गया है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में सरकार की सक्रियता। ठीक है, लगातार गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे योजनाएं चलाकर क्या कर रही है,
लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रही है या फिर रोजगार दे रही है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि भी एक क्या है आपका सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का कारण है। अब बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर आरोपण। वही बात है कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जहां कर का प्रभाव और कर का एक ही इकाई पर पड़ता है, इसलिए प्रत्यक्ष करों की भुगतान किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य इकाई को नहीं किया जा सकता। जिस संगठन या व्यक्ति इस प्रकार का कर लगाया जाता है वह उसको ही क्या करता है, भुगतान की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। आपका मैंने पहले ही बताया था आयकर कर, निगम कर, संपदा कर, उपहार कर आदि। जबकि वह कर सीधे जनता से नहीं लिया जाता, जबकि अप्रत्यक्ष कर क्या है कि इसमें क्या होता है, सीधे जनता से नहीं लिया जाता है, जिसका बोझ उसी पर पड़ता है जो अप्रत्यक्ष कर, जो उसका क्या करता है, उपभोग करता है। जैसे कि मैंने कोई चीज़ खरीदी तो मुझे क्या करेगा, उस जो भी कर होगा वो मुझ पर ही पड़ेगा। उदाहरण आपका उपहार या अनुदान, फीस या शुल्क आदि। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। धन्यवाद।